नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हेल्थ फर्स्ट शो में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको आपकी बीमारी से जुड़ी हर समस्या से निजात दिलाने की, जो कि बनी हुई आपकी परेशानी का सबब। आपकी हर बीमारी का इलाज मिलेगा आज आपको हेल्थ फर्स्ट शो में। दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्रेन ट्यूमर पर। भारत में 50 मिलियन लोगों को न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं और उनका कारण है लापरवाही बरतना। यानी अगर हम बीमारी के कारणों को नहीं समझ पाएंगे तो बीमारी आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगी। ब्रेन ट्यूमर के लक्षण बहुत आम होते हैं और युवाओं में आजकल ट्यूमर की परेशानी बढ़ती जा रही है। तो क्या लक्षण है ब्रेन ट्यूमर के और किस तरह उसका उपचार किया जा सकता है, उन सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अंजनी कुमार शर्मा, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। तो अगर आपको भी ब्रेन ट्यूमर से संबंधित कोई भी समस्या है और आप उसका इलाज चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ब्रेन ट्यूमर होता क्या है? ब्रेन ट्यूमर एक तरह के विशेष कोशिकाओं के अनलिमिटेड ग्रोथ की वजह से एक गांठ फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे एक उसमें गांठ बन जाती है जो कि फिर उसकी वजह से जो दिमाग के बाकी हिस्से पे दबाव पड़ता है या ये दूसरे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती है, तो ये हम ब्रेन ट्यूमर के रूप में जानते हैं इसको। जी, तो डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कैसे होता है, क्या कारण होते हैं ब्रेन ट्यूमर के आम व्यक्ति में? देखिए, जैसे ब्रेन ट्यूमर के सबसे कॉमन कारण एक तो ये रहता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे एनवायरनमेंट में काफ़ी कार्सिनोजेंस होते हैं जो कैंसर को प्रमोट करते हैं, और इसके अलावा जैसे आज कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें काम करते हैं। कुछ स्पेसिफिक टाइप के ब्रेन ट्यूमर्स हैं जिनमें जेनेटिक लिंकेज होता है। इसके अलावा जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर में आजकल जैसे मोबाइल का यूज़ बढ़ता जा रहा है। ऑल्दो इसके ऊपर अभी तक कोई बहुत सिस्टमेटिक साइंटिफिक स्टडी नहीं हुई है, पर ये मान के चलते हैं कि इसमें जो रेडिएशन का बहुत ज़्यादा इमिशन होता है उसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर का इंसिडेंस आने वाले टाइम में और बढ़ने की संभावना है। जी, तो डॉक्टर साहब, अगर मैं आम भाषा में बोलूँ तो प्रदूषण भी कारण हो सकता है ब्रेन ट्यूमर? बिल्कुल, प्रदूषण भी हो सकता है। अपने खान पान में कुछ जो आजकल लगातार गिरावट आ रही है, या अपने एनवायरनमेंट डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस का अननोन एक्सपोजर बढ़ रहा है, जैसे बहुत बार ये सब डिस्कस भी होता है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें कंट्रीब्यूट करती है जो ब्रेन ट्यूमर के इंसिडेंस को आने वाले टाइम में और बढ़ा सकती है। जी, तो डॉक्टर साहब, अब आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ब्रेन ट्यूमर के लक्षण क्या होते हैं, किस तरह आम व्यक्ति पता कर सकता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर हो रहा है? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि इसमें हेडेक और वॉमिटिंग, सिर दर्द और उल्टी होना काफ़ी कॉमन होता है। इसके अलावा पेशेंट को दौरे आ सकते हैं, जैसे जो एपिलेप्सी टाइप दौरे होते हैं। तो एक तरह से शरीर के एक हिस्से से दौरा शुरू होके और पूरे शरीर में दौरे के लक्षण आके बेहोशी हो सकती है। इसके अलावा उसकी याददाश्त पे फ़र्क पड़ सकता है, उसकी मेमोरी पे फ़र्क पड़ सकता है, और उसको ग्रेजुअली ट्यूमर की लोकेशन के साथ में एक साइड में जैसे शरीर के एक हिस्से में या चेहरे पे या आंखों पे उसकी वजह से कुछ वीकनेस वगैरह डेवलप हो सकती है जो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर सकती है। आंखों की रोशनी कम होना, याददाश्त में समझ में गिरावट आना, ये सब इसके सामान्य लक्षण हैं। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब ने जो लक्षण बताए हैं ब्रेन ट्यूमर के भी, उनमें से कोई लक्षण अगर आपको आप में भी दिखता है और या फिर आपके आसपास कोई व्यक्ति है उसमें दिखता है और उसका आप समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आपने सिरदर्द भी इसका एक लक्षण बताया। बिल्कुल। तो सरदर्द आम दिनचर्या में भी लोगों को होता रहता है। बिल्कुल। तो आम सरदर्द में और ब्रेन ट्यूमर में होने वाले जो सरदर्द है, उसमें क्या असमानता होती है? इसमें जैसे कुछ पिक्यूलियर चीज़ें होती हैं। एक तो जो सामान्यतः सरदर्द होता है वो कुछ सिचुएशन से भी रिलेटेड होता है और वो बार बार में उसका रिपीटिशन होता है, जबकि ब्रेन ट्यूमर की वजह से जो सरदर्द होता है जरूरी नहीं है कि वो बहुत तेज हो, वो लगातार बना रह सकता है। और ख़ासतौर से सुबह नींद से उठते ही बहुत ज़्यादा फील होता है पेशेंट को। जैसे सुबह नींद से जागने पे यदि लगातार सिरदर्द होता है या फिर सिरदर्द होने के साथ में
यदि उसको लगा जैसे वॉमिटिंग्स आने लगती है, आंखों की रोशनी कम पड़ने लगती है, धुंधलापन आने लगता है देखने में, या कोई जो और लक्षण है वो साथ में जुड़ जाते हैं, तो अपने को ये शक कर लेना चाहिए कि इसमें कुछ और कारण हो सकता है। और ख़ासतौर से जैसे बुजुर्गों में यदि 35 साल के बाद में कोई भी सिर दर्द होता है तो हम मान के चलते हैं कि उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, देखने के लिए कि कहीं इसका कारण ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। जी जी, तो डॉक्टर साहब अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि कौन सी एज ऐसी मानी गई है जो ब्रेन ट्यूमर उसी एज में होता है? देखिए, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग मान के चलते हैं कि या तो बहुत लेट एज ग्रुप में होता है, पर ऐसा हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। ये कुछ ट्यूमर्स हैं जो खास तौर से छोटे बच्चों में देखने को मिलते हैं, जैसे ब्रेन स्टेम ग्लायोमा है, ये बच्चों में, या एस्ट्रोसाइटोमा, ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के ट्यूमर्स हैं जो छोटे बच्चों में भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कोई भी एज ब्रेन ट्यूमर से फ्री नहीं है ना। जैसे ये 20 साल 30 साल हर उम्र पे ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, पर कुछ स्पेसिफिक टाइप के ट्यूमर्स हैं जो एल्डरली पर्सन्स में ज़्यादा होते हैं, बुजुर्गों में। तो बुजुर्गों में जो ब्रेन ट्यूमर का संभावना ज़्यादा रहती है, इसीलिए उसको कभी भी हम लोग लाइटली नहीं लेते, कि उसको हमेशा अपने को ये जरूर एक बार चेक कर लेना चाहिए कि इसका कारण कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, झुंझुनू से पूरन सिंह जी है। पूरन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। बताइए आप। पूरन सिंह जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, लगता है कि उनका संपर्क हमसे कट गया है। डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा कि कैसे पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर है या फिर नहीं है? बिल्कुल, देखिए, इसमें एक तो अपन ये जैसे अपन चर्चा कर रहे थे, तो इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सारे जो ट्यूमर हैं वो मैलिग्नेंट नहीं होते। कुछ कैंसर वाले ट्यूमर होते हैं, कुछ नॉन कैंसरस ट्यूमर होते हैं जो बेनाइन ट्यूमर कहलाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और जब इनके लक्षण देखने को मिलते हैं तो इसका सबसे सिंपल टेस्ट तो ये होता है कि उसमें जैसे सिटी स्कैन की फैसिलिटी आजकल सब जगह अवेलेबल है। इवन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी गवर्नमेंट ने सब जगह सिटी स्कैन की सुविधा शुरू कर रखी है। तो सिटी स्कैन इसका सबसे सिंपल टेस्ट होता है, पर इसको और बारीकी से चेक करने के लिए इसमें जैसे एमआरआई है, एमआरआई में भी फिर इंजेक्शन के साथ एमआरआई करते हैं, या एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, तो उससे ये बहुत जल्दी डायग्नोसिस हो जाता है कि ये पर्टिकुलर टाइप का ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। और इसका फाइनल कंफर्मेशन जो होता है वो उसकी बायोप्सी से होता है। जी, तो डॉक्टर साहब अगर मैं बात करूं तो कितने टाइप का होता है ये जो ब्रेन ट्यूमर होता है? इनको अगर टाइप में हम डिवाइड करना चाहें तो ये ब्रीफ में जानना चाहूंगा मैं आपसे। जैसे इसमें सबसे सिंपल तो है कि बेनाइन वर्सेस मैलिग्नेंट। जैसे बेनाइन ये होता है कि यदि मान लीजिए कि किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ, उसका बेनाइन टाइप है, तो यदि उसको एक बार निकाल दिया तो वो आगे दोबारा उसका रिकरेंस भी नहीं होता, दोबारा से वो नहीं होता, और उसमें आगे पेशेंट के सर्वाइवल पे भी रिस्क नहीं होता। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो मैलिग्नेंट होता है। उसकी डिफरेंट स्टेजिंग होती है, जैसे कि किस स्टेज पे उसका डायग्नोसिस होता है, और उसमें जनरली 5 ईयर सर्वाइवल, जैसे पेशेंट डायग्नोसिस के बाद 5 साल करीब 30% ही सर्वाइव कर पाते हैं जी। तो इसीलिए ये दूसरा टाइप इसका मैलिग्नेंट होता है, और ये साइट के अकॉर्डिंगली भी इसको डिफरेंट सब टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं जी। जैसे ब्रेन के निचले हिस्से में जो ट्यूमर होते हैं वो इंफ्राटेंटोरियल ट्यूमर्स हैं, ब्रेन के ऊपर के हिस्से में जो ट्यूमर्स हैं वो सुप्राटेंटोरियल ट्यूमर्स हैं, और इसकी फिर सब टाइप्स इसकी बायोप्सी के बाद डिसाइड होती है। बायोप्सी मतलब उससे अपने एक पीस जांच के लिए भेजा, उससे अपने को ये कंफर्म हो जाएगा कि एग्जैक्टली किस टाइप का ट्यूमर है, मतलब ये ग्लायोमा है, एस्ट्रोसाइटोमा है, या मेनिंजियोमा है, जो भी इसका सब टाइप है, और इसकी स्टेज क्या है, क्योंकि ट्रीटमेंट में स्टेजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये भी उससे बायोप्सी के बाद कंफर्म हो जाता है जी। तो डॉक्टर साहब अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो कौन सी स्टेज ऐसी है जहाँ पर व्यक्ति का इलाज संभव होता है ब्रेन ट्यूमर में? देखिए, हर बीमारी की तरह ब्रेन ट्यूमर में भी जितना जल्दी इसका डायग्नोसिस होता है रिजल्ट्स उतने ही अच्छे होते हैं जी। तो इसीलिए जैसे ही अपने को ये शक होता है कि अपने ब्रेन में ऐसा कुछ अनयूजुअल टाइप, एक बार के लिए आपको मैं रोकना चाहूँगा। अनिल जी जुड़े हैं हमारे साथ चित्तौड़गढ़ से। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हेलो। हाँ, बताइए अनिल जी। हाँ जी, मैं वो मिलना चाह रहा था, अपॉइंटमेंट चाहिए था मुझे। हाँ, तो ये जैसे एसएमएस हॉस्पिटल में हम लोगों के ऑलमोस्ट डेली आउटडोर होते हैं, और वहाँ पे सुबह 9 बजे से 3 बजे के बीच में एसएमएस हॉस्पिटल न्यूरोलॉजी ओपीडी में आप संपर्क कर सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि उन्हें आपसे मिलना था, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब अभी जो आप बात कर रहे थे कि कैसे व्यक्ति पता कर सकता है और साथ ही
किस तरह उपचार संभव है उनका? तो जैसे ही एक बार ये कंफर्म हो जाता है कि भाई सिटी स्कैन या एमआरआई के बाद कि ये ब्रेन ट्यूमर है, अब यदि वो ऑपरेबल स्टेज में है, मतलब शुरू की स्टेज में है, तब तो उसमें ऑपरेट करने के दो फायदे होते हैं। एक तो जैसे ही पेशेंट को सर्जरी होता है, अब एक अपने को फाइनल डायग्नोसिस मिल जाता है, उसकी स्टेजिंग मिल जाती है। और दूसरा क्या होता है कि जैसे अपन ने ब्रेन का जितना पार्ट ट्यूमर का अपन ने रिमूव किया, उससे पेशेंट को भी ट्रीटमेंट में फ़ायदा होता है, क्योंकि उसका ब्रेन में स्वेलिंग दबाव कम हो जाता है। तो जैसे ऑपरेबल स्टेज में तो डेफिनेटली एक बार आपको सर्जरी के लिए सोचना होता है, जिसकी फैसिलिटी आजकल एसएमएस या सारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बहुत आसानी से उपलब्ध है। और फिर इसके बाद जब ये कंफर्म हो जाता है कि किस टाइप का ब्रेन ट्यूमर है, तो फिर कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे रेडियोथेरेपी है, यानी कुछ स्पेसिफिक टाइप की रेडियोथेरेपी है जो इसमें काफ़ी हेल्प करती है। कुछ कीमोथेरेपी है, आजकल नई से नई कीमोथेरेपी की ड्रग्स आ गई हैं, कुछ इम्यूनोथेरेपी भी इसमें हेल्पफुल होती है। तो ये पेशेंट के डिफरेंट टाइप के ट्यूमर पे डिफरेंट टाइप का ट्रीटमेंट एप्लीकेबल होता है। तो डॉक्टर साहब ने थेरेपीज़ की बात की, तो कौन कौन सी थेरेपीज़ उपलब्ध हैं आज हमारे पास, जिससे कि हम पेशेंट का बहुत आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसे प्रॉब्लम भी ना हो? जैसे रेडियोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी में ये होता है कि आजकल एसएमएस में और सब जगह ये रेडियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है, और ये बहुत ही टारगेटेड डिलीवरी करते हैं रेडिएशन का, इसको ट्यूमर को ख़त्म करने के लिए। तो ये जैसे इसमें IMRT और डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो इसमें डायरेक्टली एप्लीकेबल होती हैं। और ये रेडियोथेरेपी के अलावा कुछ जो इम्यूनोजेनिक जिनमें ओरिजिन होता है, उसमें इम्यूनोथेरेपी भी काफ़ी पेशेंट्स में हेल्पफुल होता है। कुछ और कीमोथेरेपी में नई नई ड्रग्स हैं जो पर्टिकुलर ब्रेन ट्यूमर में हेल्पफुल होती है। अब ये सब डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर टाइप का पेशेंट कब डायग्नोस हुआ है, उसको किस टाइप का ब्रेन ट्यूमर है, इलाज उसी पे निर्भर करता है। जी, तो डॉक्टर साहब कुल मिला के उसकी स्टेज जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सबसे पहले। तो बिल्कुल बिल्कुल स्टेज के बेसिस पे आगे का सारा ट्रीटमेंट डिसाइड हो जाता है उसका। और कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो एक बार उनको रिमूव कर दिया तो लाइफ लॉन्ग वो परेशान नहीं करते, जैसे पर्टिकुलरली जैसे बेनाइन कैटेगरी के ट्यूमर है, मेनिंजियोमा वगैरह है, एक बार ऑपरेट हो गए तो उसके बाद वो लाइफ लॉन्ग कुछ परेशान नहीं करते मरीज को। कुछ ऐसे होते हैं कि जो ऑपरेट कर दिया फिर उसके बाद उसमें दोबारा कुछ सालों बाद उसका रिकरेंस हो जाता है, फिर उसको दोबारा ट्रीट करना होता है। जी, तो ये पेशेंट टू पेशेंट सब वेरी करता है कि अपने को किस टाइप का ट्रीटमेंट रखना है। जी, चलिए दोस्तों, अभी के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि दोबारा वापस लौटते हैं हेल्थ फर्स्ट शो में।